आफ्टरनून एवरीवन। थैंक्स आप सारे लोग यहाँ पे आए। वी ऑफन फेस इन लाइफ सिचुएशंस जहाँ पे हम जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ करते हैं, उसमें बहुत थोड़ा सा रह जाता है। वेरी स्मॉल पोर्शन इज लेफ्ट एंड ऑफन हम 100% एफर्ट्स नहीं दे पाते हैं या लास्ट मोमेंट पे हट जाते हैं हम जो करना चाहते हैं उससे। The winners, the people who have done, who have achieved a lot, successful people, it is not कि वो बहुत अलग चीज करी है, लेकिन persistence, perseverance आखिरी लास्ट माइल तक ले गए हैं। The last mile is definitely very important। हम लोग इंजीनियर्स जितने हैं, हम इसको और महसूस कर सकते हैं। इंजीनियर्स के लिए बहुत हमेशा से कहा जाता है कि आखिरी दिन ही पढ़ते हैं। तो आप लोग तो विजन के स्टाफ, विजन के स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हो, आप लोग तो पढ़ने वाले हो, लेकिन इंजीनियर्स लास्ट मोमेंट आखिरी रात पढ़ के पास होने की हमेशा से क्वालिटी रही है। तो जो लास्ट माइल है, लास्ट दिन, लास्ट मोमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आपकी जो कोर क्वालिटीज हैं, आपका जो कोर मेटल है, आप सही में कितना वेल प्रिपेयर्ड है, ये सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं आपके लास्ट मोमेंट के पे, आपके टोटल सक्सेस स्टोरी पे। इस पे बहुत फर्क पड़ता है। वी हैव विद अस मिस्टर इमरान खान who has spared time, and this time we all need lot of motivation, we all need lot of guidance। कहीं से भी कुछ मिले तो we, because this is the time जब हमें अपने आप को रखना है and grow करने के लिए तैयार रहना है। So I again thank Mr. Imran Khan and I request Rehan ji to tell something about him, and then we'll invite him, he can give his lecture and he can guide us। किसी भी अच्छे वक्ता की आने की जो मेहनत रहती है, वो सफल तब होती है जब वो बता रहा हो, वो आप सीरियसली नोट करें एंड उसको आगे करें। हम लोग ने इसके पहले भी कई अच्छे गेस्ट लेक्चर्स कराए हैं। आई एम श्योर कि व्हाट मिस्टर खान हैज टू टेल टुडे वुड कैन ब्रिंग इन लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। लेकिन किसी भी बुक का पढ़ने का मायने तभी होता है जब आप उसका ढंग से नोट्स बनाए एंड आगे इम्प्लीमेंट कर सके। सो दिट विल बी माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी ऑफ यू कि जो ये कह रहे हैं उसको सीरियसली सुने, एंड उसमें से जितनी भी चीजें यूजफुल हैं, जितनी भी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करें। ये हमारी तरफ से एक इनको थैंक्स बोलने का तरीका होगा। सो आई इनवाइट मिस्टर खान फॉर हिज लेक्चर। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया, इमरान जी का भी लेक्चर जो है इसी टॉपिक पे है आज की। आपको जो है जो भी फाइनल ईयर, प्री फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, इमरान जी उनको रिज्यूमे के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। और एग्ज़ाम अभी आपके आने वाले हैं, उसमें आपको एग्ज़ाम्स के बारे में भी गाइड करेंगे। इसके अलावा मोटिवेशनल लेक्चर भी सर का रहेगा। साथ ही साथ देखिए, हमारे वहाँ के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोग का जो आप लोग सीवी बनाते हैं, अपना रिज्यूमे बनाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं होता है। तो इमरान जी का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है, इसमें कई कंपनी में रहे हैं पिछले 10-15 सालों से। टीसीएस, इन्फोसिस, रेसनली कई कंपनीज में रहे हैं और सर का अच्छा आइडिया है। तो ये गेस्ट लेक्चर 1.5 आवर का रहेगा। तो मैं इमरान जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम ज़्यादा ना लेके इमरान सेशन को स्टार्ट करें। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे थोड़ा बता दें, आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ इमरान जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। आज का जो सेशन है, जो लोग भी इस सेशन में जुड़ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं इंडस्ट्री के और आपके लाइफ के लिए, मैं उनको शेयर करूं और आने वाले टाइम पर वो चीज़ें आपको काम आए। क्योंकि जब आप एक्सपर्ट से सीखते हैं तो चीज़ें आपके पास ज़्यादा पहुँचती हैं। रेहान सर ने मुझे इनवाइट किया, मैं थैंक यू सर को, विजन कॉलेज को, मैनेजमेंट को कि मुझे यहाँ बुलाया आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए। आने वाला 1 आवर 1.5 आवर जितना टाइम भी हम साथ में स्पेंड करेंगे, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊं जो आपकी करना चाहिए। कि मैं आपको बताऊं कि जब से इस पृथ्वी में जीवन की शुरुआत हुई है, इंसान अपने वजूद की तलाश कर रहा है।
और जब हम अपने वजूद की तलाश कर रहे होते हैं तो हम 3 चीजों की तरफ देखते हैं। पहला होता है हमारा साइंस। हम जानना चाहते हैं, देखते हैं कि साइंस क्या हमारी मदद कर सकता है कि हमारा जीवन कैसे हुआ, किस वजह से हमारा जन्म हुआ, क्यों हम इस दुनिया में आए। दूसरा हम देखते हैं धर्म। वो सारे पॉइंट्स जो हमारे धार्मिक गुरु या बाकी लोग बताते हैं, उनके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है, क्या रीजन था कि हमें दुनिया में आने भेजा गया। और तीसरा पॉइंट है हमारा जो है वो पवित्र ग्रंथ। जो आपके पवित्र ग्रंथ हैं उसमें आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे कि आपके जीवन क्यों शुरुआत हुआ। मेरा मानना है कि हम सभी लोग ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं। और उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जिससे आपका यकीन अपने भगवान पर, अपने गॉड, अपने खुदा पर और ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर आपको ऐसा लगता है, कहीं डाउट आता है कि भगवान है या नहीं है, तो मैं आपको बड़ी अच्छी सी चीज बताता हूँ जिससे आपका जो एक विश्वास है वो और बढ़ जाए भगवान के। देखिए, साइंस हर वो चीज बता सकता है जिसपे उसने एक्सपेरिमेंट किया। पानी का फॉर्मूला हम सबको मालूम है। पानी का फॉर्मूला होता है H। H क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन। और O2 दैट इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वो होता है कि अगर हाइड्रोजन जलने पर आए तो वो दुनिया को जला सकता है। अगर एक जगह हाइड्रोजन फेंक दिया जाए तो हो सकता है पूरी दुनिया वहां से खत्म हो जाए, बहुत सारी चीजें खत्म। तो या रॉकेट में हमको ऊपर भेजना है तो ईंधन का काम करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद आता है O2 यानी ऑक्सीजन। पहला है H यानी हाइड्रोजन और O2 यानी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन मैंने आपको बताया कि इतना ज्वलनशील होता है कि अगर किसी जगह पर डाल दिया जाए तो पूरी जगह जलकर खत्म हो सकती है। और O2 में अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा बचपन में कि O2 वो होती है यानी ऑक्सीजन होती है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो आग नहीं होगी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पहला जो है H हाइड्रोजन जो जलाने में बहुत माहिर है, जलाने में बहुत तेज है, और दूसरा जो है वो भड़काने में बड़ा तेज है यानी O2। और जब दोनों मिल गए तो वो बुझाने का काम, यानी आपका भगवान, आपका खुदा, जिसको भी आप मानते हैं, जब उसने उन दोनों को मिला दिया और कहा कि तुम दोनों मिल जाओ। साइंस ऐसा कहीं कोई एक्सपेरिमेंट आप करके देख लीजिए, हाइड्रोजन और O2 को मिलाएंगे तो ब्लास्ट ही हो जाएगा। मगर ये आपका भगवान, ये आपका खुदा था, एग्जाम्पल दुनिया में भेजा कि देखो एक जो ऐसा था जो जलने में बहुत तेज था और दूसरा जो जलाने में बड़ा सहायक था यानी ऑक्सीजन। उन दोनों को जब तुम्हारे भगवान ने मिला दिया तो पानी बना दिया, और जब पानी बन गया तो अब पानी का काम क्या है? पानी उस आग को बुझाने का काम करता है। तो मेरा मकसद ये था समझाने का इसको कि जो जिस वजह से आपको यहाँ जन्म मिला है, जिस वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। जीवन हमारा एक है। अगर हम इस जीवन में कोई भी अचीवमेंट करते हैं तो वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आज आपने अचीवमेंट कर चीजें खत्म हो, जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए हमको जाना कहाँ पर है। मैं और मेरा दोस्त एक सड़क के किनारे बैठे थे, मेरा कुत्ता वहां पर साथ बैठा हुआ था। तो जो भी गाड़ी निकलती वो उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगती। जो गाड़ी थी उसके पीछे मेरा कुत्ता दौड़ जाता, काफी दूर तक दौड़ता और वापस चला आता। इतनी देर होने के बाद मेरे दोस्त ने पूछा कि ये जो तुम्हारा कुत्ता, आपने देखा होगा अक्सर जब गाड़ियां निकलती तो कुत्ते उनके पीछे दौड़ जाते। तो मेरे दोस्त ने पूछा क्या ये कुत्ता कभी तुम्हारी किसी गाड़ी को पकड़ भी पाएगा? तो मैंने उसको बोला कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उस गाड़ी को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर वो उसको पकड़ लेगा तो वो करेगा क्या। सही बात है कि अगर वो गाड़ी को पकड़ भी लेगा तो करेगा क्या उसका, यानी वो लक्ष्य जो निर्धारित कर रहा है वो निरर्थक है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो आप जब अपने लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं तो आपके लक्ष्य इस तरह के होने चाहिए कि आप जब किसी भी तरफ जा रहे हैं, आप जिस एजुकेशन में हैं, जिस पढ़ाई में हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको इस तरह से पढ़िए कि जब आप उसको कंप्लीट करें तो आपके हाथ में कोई डिग्री जो आ रही है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आप अभी एजुकेशन में फाइनल ईयर के स्टूडेंट, सर ने मुझे बताया कि फाइनल स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप मास्टर डिग्री के लिए आगे जाएं।
या इसके बाद कुछ बच्चे जॉब करने के लिए जाएं। मगर आप इस चीज को समझिए, मेरा सलाह ये होती है बच्चों के लिए कि आप एज ऑफ 25 यानी 25 साल की उम्र तक सिर्फ पढ़ाई, उससे पहले अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी पढ़ाई 25 साल के पहले छोड़ रहे हैं तो आप उसी तरह कर रहे हैं जैसे एक कुम्हार मटका बनाता है, और मटका बनाने के टाइम पे अगर वो उसको सही से ना पकाए और उसमें पानी डाल दिया जाए तो वो टूट के बिखर जाता है, और अगर उसको सही तरीके से वो पक जाए तो इसमें फिर कितने टाइम भी आप पानी रखिए वो टूटता नहीं है। आपके साथ बच्चों यही है। अगर आज आपने जिम्मेदारियां जल्दी उठा ली, अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं यार हमको काम करना है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हमें पैसों की जरूरत है, 10, 12, 15 हजार की नौकरी के लिए अगर आपने आज अपनी आगे की पढ़ाई सेक्रीफाइस कर दी तो आने वाला जीवन आपका बड़ा एवरेज होने वाला है, ये मैं आपको अभी बता दूं। तो मेरी सलाह ये है अपने बच्चों के लिए कि एज ऑफ 25 यानी 25 साल की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो आपको लगता है, जिस मास्टर डिग्री आप जो भी करें, जिस मास्टर डिग्री को आप करें या उसके आगे भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ें, मगर अपने लक्ष्य का निर्धारण, जिस टाइम जिस कुत्ते का एग्जाम्पल दिया कि अगर वो गाड़ी पीछे जा रहा है तो गाड़ी कभी पकड़ भी लेगा तो करेगा क्या, इसी तरह से लक्ष्य का निर्धारण आपका ऐसा होना चाहिए, जिस कोर्स को आप कर रहे हैं, जिस कोर्स में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जब आप उसको कंप्लीट करें तो आपके हाथ में जो डिग्री आए उसके साथ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था और मुझे इस जगह जाना है, और अब मेरे पास ये एक लक्ष्य था जिसको मैंने अचीव कर लिया, और इससे आपको जो आप चाहते हैं सक्सेस, उसकी प्राप्ति होनी बड़ी जरूरी है। तो ये एक स्टेज है जहां आप बच्चों पढ़ रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल्स को जरूर शार्पन करते रहें। स्किल्स किस पे काम करते रहें, इंग्लिश पे काम करें, टीम वर्क है, जो भी कॉर्पोरेट के रिक्वायरमेंट्स है, अपने टीचर से बात करें और टीचर्स के साथ मिलकर समझें कि हमको आगे फ्यूचर में करना क्या है। अपने गोल्स का जो सेट करना है वो अपने टीचर्स, अपने सीनियर, अपने माँ बाप या अपने जो भी जिनको आपको लगता है जो मुझे सही तरीके से गाइड कर सकता है, उससे बात करें और उसके साथ काम करें। मेरा सही सलाह बच्चों के लिए होती है कि हमेशा अपने टीचर के साथ रहिए। टीचर वो होता है जो आपके जीवन बना सकता है, और टीचर वही होता है जो आपके जीवन को भटका सकता है। अगर आपने अपने टीचर का साथ बनाए रखा, यानी आप उसके साथ बने रहे, तो यकीन मानिए आने वाले टाइम पर आप बड़े आसानी से हर चीजों को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि टीचर के पास वो ज्ञान होता है कि वो आपको हर चीज, क्योंकि आप उसके साथ रह रहे हो साल भर, 2 साल, 3 साल, जितना भी आपने टाइम बिताया, उतने टाइम में वो आपकी हर चीजों से वाकिफ होता है कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। तो अगर आप जब उसके साथ रहते हो तो वो निगेटिविटी को हटाने की कोशिश करता है, और आपको कोई अगर सलाह दी जाए, कोई सजेशन दिया जाए तो कृपया उसको माने। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह से लें कि अगर आपका बगीचा है, या बगीचा है जो आप लॉन जो होता है हमारा, अगर वहां पे घास उगाती है, उस घास को हटाने के क्या तरीके हैं? मेरे हिसाब से 2 तरीके हैं, क्योंकि हम वन वे कम्युनिकेशन है, मुझे कोई बोलना है, आप वहां से सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके आंसर भी दे रहा हूँ कि घास को हटाने के फिर 2 ही तरीके हैं। या तो आप मशीन से हटा दीजिए, मशीन चला दीजिए लॉन में, वो घास हट जाएगी, मगर महीने भर, 15 दिन, 20 दिन के बाद वो घास फिर निकलना स्टार्ट हो जाए। या फिर दूसरा तरीका है कि आप अपने घुटनों के बल बैठ जाइए और एक एक करके उस घास को निकालिए। जब आप एक एक करके घुटने के बल बैठ के उस घास को निकाल लेंगे तो वहां पर लंबे समय तक घास नहीं आएगी। हाँ, इस प्रोसेस में, सेकेंड वाले प्रोसेस में, जहां घुटने के बल आप बैठ रहे हैं वहां तकलीफ होगी, वहां दर्द होगा, आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, मगर वहां पर घास दोबारा लंबे समय तक नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अपने टीचर के साथ मेहनत करेंगे, ग्राउंड पे रहकर काम करेंगे, ग्राउंड क्या है आपका? आपका स्कूल, कॉलेज, जिस जगह पर भी आप पढ़ रहे हैं, अगर वहां पर आप मेहनत करेंगे तो बाहर की दुनिया में आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। मगर अगर आपने कॉलेज को अपना लाइफ किया कि ठीक है हम गए नहीं गए, कैंटीन में बैठ गए, या आज नहीं जा रहे हैं, छुट्टी कर लेते हैं, ये सारे एटीट्यूड वैसे ही हैं जैसे कि हम घास पर मशीन चला रहे हैं कि ठीक है पढ़ तो रहे हैं हम, और टाइम बीन के लिए हम अपना स्कोर भी कर लेते हैं, पास भी हो जाते हैं, मगर यकीन रखिए कि अगर आपने सही तरीके से मेहनत नहीं की तो वो घास फिर निकल आएगी। घास की मैं जो आपको उदाहरण दे रहा हूँ वो असफलता है, वो फिर से बाहर निकल आएगी, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं ये काम मेरे लिए नहीं है और मैं नहीं कर पा रहा।
इसीलिए बच्चों, अगर आप अभी पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, जब तक आप पढ़ाई करो, मेरा सलाह मैंने आपको दी, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एज ऑफ 25 साल की उम्र तक सिर्फ पढ़ाई करें। उसके बाद आपको जहां पर भी जॉब करना है, जिस जगह पर काम करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना है, उसको आप आगे बढ़ाइए। और यकीन मानिए उस टाइम पर आप मेच्योर होंगे, जब आप डिसीजन ले रहे होंगे या बात कर रहे होंगे, तो आपकी बात करने से लोग प्रभावित होंगे। तो जो घास का मैंने एग्जांपल दिया वो यही है कि अगर आज आप घुटनों के बल बैठ रहे हैं, यानी आप अपने कॉलेज में जा रहे हैं, सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, टीचर के साथ काम कर रहे हैं, टीचर जो बोल रहा है उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर वो डांट रहा है तो भी उसके अंदर कुछ सीख छिपी होती है। मेरा मानना तो ये है कि जो बच्चे अपने टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते वो जीवन में कहीं नहीं पहुंचते। टीचर को अपमानित करते हैं या टीचर को गलत शब्द कह रहे हैं, हो सकता है सामने आप ना कहें, पीठ पीछे कह रहे हैं, तो भी वो आपके लिए हानिकारक है। यकीन मानिए वो सारे लोग जिन्होंने अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं की, वो जीवन में कहीं नहीं गए। वो बड़े एवरेज, कॉमन और आपके पान के ठेलों और चौराहों में इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। मगर आप अगर जिंदगी में सक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला मंत्र ये है कि अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, अपने टीचर के साथ मिलकर काम करिए। वो जो पढ़ा रहा है या सिखा रहा है, जितना भी आपको ज्ञान मिल रहा है, तो वहां बैठ कर लीजिए। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, इस स्टोरी से आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा। असल में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें दोनों चीजें मिसिंग है, एजुकेशन और सिस्टम, दोनों के साथ समस्या है। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, उसके साथ आपको शायद समझ में आए। एक बच्चा था, वो गांव में जैसे स्कूल हुआ करते हैं, गांव में जो बच्चे होते हैं, वो बच्चा, गांव से स्कूल थोड़ा दूर हुआ करते हैं। जब आप देखेंगे कोई गांव है या स्कूल थोड़ा सा 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर होता है, वो बच्चा गांव से अपने स्कूल के लिए निकलता, जाता, रास्ते में एक बगीचा पड़ता, बाग, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं। अगर आप समझे इसको कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसको बाग बगीचा कहते हैं। तो जब वो स्कूल जा रहा होता तो रास्ते में, स्कूल के रास्ते में एक बगीचा पड़ता, वो जाके वहां पर बैठ जाता, पूरा दिन वहां बैठा रहता। जब उसको स्कूल की छुट्टी होती, उसके दोस्त लौटते, तो वो उस बगीचे से निकलकर उन दोस्तों के साथ वापस अपने घर चला जाता। 1 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा, यही होता रहा। 1 महीने के बाद एक टीचर को ऐसा लगा कि यार ये बच्चा आ नहीं रहा है। अच्छा, गांव में क्या होता है, गांव में टीचर चले जाते हैं घर, शहरों में शायद ना जाए, मगर गांव में टीचर उनके घर चले जाते हैं। तो एक टीचर उस बच्चे के घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने कहा कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। उसके पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा बच्चे को बुलाया जाए। बच्चे को बुलाया कि बाहर आओ भाई, तुम्हारे टीचर आए हैं, कह रहे हैं तुम 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहे। टीचर ने पूछा उस बच्चे से, तो बच्चे ने ये कहा कि पिताजी आप सर को वापस भेज दीजिए, मैं आपको कारण बता दूंगा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब बच्चे को बुलाया गया और पूछा गया कि भाई आपके सर आए हैं और ये कह रहे हैं 1 महीने से आप स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या कारण है, तो बच्चे ने कहा मैं आपको पिताजी कारण बता दूंगा, बस आप अपने जो टीचर आए हैं उनको वापस भेज दीजिए। तो टीचर ने कहा कि जरूर ये कोई बहाना बनाएगा। तो टीचर ने कहा मुझे भी सुनना है। टीचर ने कहा मुझे भी सुनना है, आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी वजह है जो तुम पिताजी को बता सकते हो, मुझे नहीं बता सकते। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है। बोले ठीक है टीचर सर, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। जब मैं स्कूल से के लिए निकलता हूँ, गांव से स्कूल के लिए जाता हूँ, तो वहां पर रास्ते में एक बाग बगीचा पड़ता है। उस बगीचे में 200 पेड़ हैं और उन 200 पेड़ों की रखवाली करने के लिए एक माली है, माली जो वहां रख रखाव करता है। वो उन 200 पेड़ों के बारे में जानता है, उस बगीचे के उन 200 पेड़ों के बारे में जानता है कि कहाँ खाद देनी है, कहाँ पानी डालना है, कहाँ दवाई डालना है, वो उन 200 पेड़ों के बारे में जानता है। मगर जब मैं स्कूल की तरफ देखता हूँ तो वहां हमारे 60, एक क्लास में 60-70 बच्चे हैं, मगर मेरा टीचर जानता नहीं कि मेरी जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माली है वो एक अच्छा टीचर है, और ये सच्चाई है कि आपकी जरूरत क्या है, क्योंकि हम इंटरेक्ट नहीं करते टीचर से। टीचर को सब्जेक्टिव जो मिला है वो अपना पढ़ा रहा है, और वो सब्जेक्ट आपके फ्यूचर में काम नहीं आ रहा। जब आप पढ़ के निकल रहे हो तो बोलिए तो हमने पढ़ा था, इसका कोई यूज ना आया। उसके बारे में रिसर्च करनी है आपको समझना है, आपको पूछना है टीचर से। यही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टीचर के साथ रहिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको पूछिए कि फ्यूचर में क्या यूज होगा, कैसे इसको हम यूटिलाइज करेंगे अपनी लाइफ में।
वहां से आपको आंसर मिलेंगे और वो आपको प्रिपेयर करके देगा। तो वापस स्टोरी पे आ जाते हैं। बच्चे ने कहा कि वो माली एक अच्छा टीचर है, वो उन 200 पेड़ों के बारे में जानता है और उन 200 पेड़ों के बारे में जानता है कहाँ खाद देना है, पानी देना है, वो सब जानता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो एक अच्छा टीचर। ये बच्चे का जवाब था। अब अगर टीचर मेरे जैसा होगा तो जरूर जवाब देगा और देना भी चाहिए। टीचर ने भी जवाब दिया। टीचर ने जवाब दिया कि जब माली पेड़ों में पानी डालने जाता है, पेड़ उसको वहीं खड़े मिलते हैं। जब वो वहां दवाई डालने जाता है, पेड़ उसको वहीं खड़े मिलते हैं। जब वो खाद डालने जाता है, पेड़ उसको वहीं खड़े मिलते हैं। पेड़ घूमने नहीं चले जाते। यानी जब हमारा टीचर बड़ा मन लगा के आज सोच के आता है कि आज मैं बड़ा अच्छा पढ़ाऊंगा अपने बच्चों को, और पता चला दिन के 12-15 लड़के आए क्लास में, 20 बच्चे आए, तो जितना वो फोकस सोच के आया था कि 60 बच्चों के लिए आज मैं पढ़ाऊंगा, 60 बच्चों को मैं इस तरह से समझाऊंगा, वो सारा मोरल जो होता है टीचर का डाउन हो जाता है। अब एक क्लास में 10 बच्चे आए हैं तो वो क्लास में लेक्चर वहां से क्यों लेगा? वो बोलेगा आओ साथ में पास आके बैठ जाओ, यहीं से पढ़ लो जैसे आप कोचिंग या ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको यानी स्टूडेंट को और टीचर को दोनों को बराबर आना पड़ेगा। टीचर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और स्टूडेंट को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जब हम दोनों बराबर आएंगे तब इस एजुकेशन सिस्टम में हम कुछ नया बदलाव ला सकते हैं। उसका कारण समझ लीजिए कि जब आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी भी जगह से आपको डिग्री मिलेगी, वो कॉर्पोरेट में जब आप किसी जगह कंपनी में काम करने जाओगे वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती। वो ऐसा नहीं कि अगर आपने 90% लेके आया तो बोले ठीक है 90% आ जाओ, हम आपको अब जॉब दिए देते हैं। कहीं नहीं होने वाला। जैसे ही आप किसी कंपनी में जाओगे सबसे पहले बोलेंगे आपको रिटन टेस्ट दो, ग्रुप डिस्कशन में बैठो, इंटरव्यू दो, तब वो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होता है। कॉलेज के और या यूनिवर्सिटीज की बड़ी बड़ी डिग्रियां किसी काम नहीं आने वाली कि आपको उससे जॉब मिल जाएगी। आपको जॉब मिलेगी जब वो आप कंपनी अपने लेवल पे टेस्ट करेगी आपको कि क्या जो आपने पढ़ाई की है वो उस लायक है कि हम आपको यहाँ पर रख सकते हैं। यानी जिस चीज की मैंने बात की घास उखाड़ने वाली, कि अगर आपने घुटनों पे बैठकर घास उखाड़ी है तो यकीन मानिए फिर आपका काम हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और आपने सिर्फ वहाँ कॉलेज में, स्कूल में रहकर टाइम पास किया है, मशीन की तरह घास निकाल दी कि ठीक है टाइम भी हम दिख जाते हैं कि हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर वहां बड़ी तकलीफ है। हर कंपनी आपको अपने लेवल पे टेस्ट करती है, इसीलिए वो स्कूल या कॉलेज की डिग्री को देखकर आपको जॉब नहीं देगी। वो एक टिकट के जैसा होता है कि ठीक है आपको एक टिकट मिल रहा है कि हाँ आप एप्लीकेबल हो गए, कि आप ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और आपको हम बुला सकते हैं। और बुलाने के बाद वो सबसे पहले अपने लेवल पे लाएंगे आपको, कि आपको एक रिटर्न क्वेश्चन दे देंगे कि आपको इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। उसको आपने क्रॉस कर लिया, फिर वो कहेंगे ग्रुप डिस्कशन में बैठिए। ग्रुप डिस्कशन अगर आपने क्रॉस कर लिया तो फिर वो इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू भी कई राउंड्स में होता है। मैं आपको अगर बताऊं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू कई राउंड्स में होने वाले हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो 5 से 10 राउंड तक खींच के ले जाती हैं, कि वो अलग अलग लेवल पे आपको टेस्ट करती हैं अगर आपको जॉब देना है। सीधी सी बात है, देखिए अगर वो एक 15 या 20 लाख का कैबिन बना रहा है तो वो चाहेगा 40 से 50 लाख का आदमी अंदर बैठे। वो किसी को भी जॉब इस तरह से ऑफर नहीं कर रहा। मैं देखिए बच्चों 10-15 हजार की नौकरी के लिए नहीं पढ़ाता हूँ या नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। एटलीस्ट आप 40,000 50,000 से स्टार्ट करें किसी भी कंपनी में, और वो बहुत जरूरी है आज के डेट में। 15,000 20,000 अगर आप हम 15,000 10,000 अगर हम बात करें तो बॉम्बे में ऑटो वाले और रिक्शे वाला इतना महीने में कमा लेता है। तो हमारे पढ़ने का फिर क्या औचित्य निकला? अगर हमारा 20,000 या 10,000 ही कमाना एम है तो वो तो उतना ऑटो वाला भी कमा रहा है। अब मैं आपको पहली लाइन पे ले चलता हूं जहां मैंने आपको बोला कि इंसान अपने वजूद की तलाश करता है दुनिया में, और भगवान ने आपको भेजा है। तो भगवान ने जब आपको भेजा है तो उसका कंट्रोल है आप पर, और वो कंट्रोल ये है कि उसने आपको मौका दिया है कि आप पढ़ाई करें, आप कॉलेज जा सकें, आप वहां पढ़कर अपनी जिंदगी को, अपने अपने परिवार की जिंदगी को आगे ले जा सकें। अगर उसके साथ आपने जस्टिस नहीं किया, ईमानदार नहीं रहे, तो फिर आपके साथ जो होना है वो तो आप खुद समझदार हैं। मगर अगर आपने अपनी पढ़ाई को लेकर ऑनेस्ट रहे, जस्टिस किया उसके साथ, तो आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी, दोनों की जिंदगियां सुधर जाती। ड्यू टू अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है काफी टाइम से, आपने कोरोना वायरस का आपने सुना है, इसी वजह से हम इस तरह के सेशन ले रहे हैं या आपसे बात हो पा रही है। आपको भी एक नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, जूम वगैरह
बड़ा एक्टिव हो गए हैं, हर जगह कॉलेज में पढ़ाई भी इसी तरह से हो रही है, आपकी कॉलेज में भी पढ़ाई हो रही है। इसका एडवांटेज लीजिए। आज आपके साथ टीचर नहीं है, मगर टीचर फिर भी कोशिश करके आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी बुलाया कि सर आप बच्चों से इंटरेक्ट कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल बात करूंगा। ये एक एडवांटेज है आपके पास। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ये टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो जाए कि आपको कॉलेज बुलाया ही ना जाए, और वहां पर आपका लॉस है एक तरह से, क्योंकि टीचर की छत्र छाया में अगर आप हैं, मेरा मानना ये है, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर टीचर की छत्र छाया में है तो आप निखर जाता है, आपका जीवन निखर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो, अभी रामायण चल रही थी, रामायण में देखा कि जो राजा के बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के लिए कहाँ भेजते थे? गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल जंगल में होते थे, आचार्य रहते थे वहां पर और कुटिया बना के रहते थे, वहीं उन बच्चों को खाने का इंतजाम करना पड़ता था, खाने के लिए उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी, सारे काम उनको स्वयं करने पड़ते थे। क्या राजा का बच्चा चाहता तो वो एक अलग महल नहीं बनवा देता कि भाई यहीं बैठ के पढ़ो? नहीं। ये अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आपको सीखना है, तो आपको जाना पड़ेगा अपने शिक्षक के पद तक। शिक्षक नहीं आते, ये पुराने जमाने से, आपने अभी रामायण देखी तो अगर आपको याद आएगा कि गुरुकुल भेजते थे। राजा महाराजा जी के पास अथाह दौलत थी, बहुत पैसा था, वो चाहते थे कल अपना महल के बगल में एक महल बना देते, बोले आचार्य आप यहीं रहिए और यहीं पढ़ाइए, मगर वो उनको जंगल भेजते थे कि वो हर तकलीफ सहें, और जब वो वहां से आते थे तो वो गुनी होकर आते थे। और आपके लिए भी यही सबक है कि अगर आपको सीखना है, ये टेक्नोलॉजी ठीक है एक तरह से, अभी आपके लिए लॉकडाउन है तो जरूरी है, मगर जैसे ही ये लॉकडाउन हट जाता है, कॉलेज खुल जाते हैं, तो हर दिन कॉलेज जाइए और हर अपने टीचर के सामने हाथों को झुका के रखिए। अगर आप मेरा हाथ देख पा रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि देने वाले के हाथ कैसे होते हैं। जब कोई अगर आपको कुछ दे रहा है तो उसके हाथ इस तरह हो, और जो ले रहा है उसके हाथ इस तरह हो। तो आज आपकी कंडीशन देने वाली नहीं है, आज आप शिक्षक से लेने हैं वाले हैं, तो आपको लेने के लिए हाथ इस तरह करने पड़ेंगे। जब आपके हाथ इस तरह रहेंगे तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, एक दिन आपको जो आपका टीचर होगा आप पर तरस खाकर वो आपको दे देगा। कभी आपने अगर सिग्नल पर किसी बच्चे को भीख मांगते देखा हो, वो आपके पैरों के पास आ जाता है और वो पैंट खींचने लगता है कि भैया कुछ दे दीजिए, हो सकता है आप झिड़क दे, चलो चलो हटो यहाँ से, नहीं कुछ, मगर वो हटता नहीं है। सीखिए, उस चीज से सीखिए। आप उसको डांट देंगे, चिल्ला देंगे, मगर वो जाएगा नहीं। फिर आप झुंझला के गुस्सा करके बोलेंगे ले पकड़ 5 रुपए लो और जाओ यहाँ से। क्या हुआ? सीख क्या थी? कि उसने दामन उसका आपका तब तक नहीं छोड़ा आपको जब तक आपने कुछ दिया नहीं। अपने टीचर के साथ भी इसी तरह का रिलेशन बना लीजिए, जब तक वो आपको कुछ देना उसका पीछा मत छोड़िए, और उसी प्रेम भाव से बच्चे को देखेंगे जब आप वो मांग रहा होता है भैया प्लीज दे दो, कुछ तो दे दो, आज कुछ खाया नहीं है, जो भी अपने अपने उसके बात करने का तरीका होता है, इसी तरह टीचर के साथ अपना बिहेव रखिए। अपने हाथों को इस तरह रखने का मतलब ये है कि अपनी बातों में, अपने स्वभाव में, यानी बिहेवियर जो आपका है उसमें इस तरह से अपने टीचर के सामने जाइए कि आज मैं टीचर आज फिर खाली आया हूँ आपके सामने हाथ लेकर, और क्या आज आप मुझे कुछ नया दे सकते हैं? देखो जीवन बड़ा अनमोल है। इस कोविड-19 ने आपको कम से कम इतना तो सिखा ही दिया होगा कि जीवन का महत्व क्या है। जो लोग पैसों के लिए पूरा दिन यहाँ वहां घूमा करते थे, आज वो बाहर नहीं जा रहे हैं, यही हमारा जीवन बचा है। और जीवन एक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक जीवन मिला है आपको, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सारी चीजें कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप रात को, अगर मैं यूजुअली बच्चों को चीजें बताता नहीं, मगर आज बात निकली है कोविड-19 की और सारी चीजें चल रही, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं इस चीज को कि रात होती है तो आप चाहें न चाहें आप सो जाते हैं, नींद आ जाती है, आप लेट जाते हो, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, और आंखें बंद होने के बाद आपको कुछ याद नहीं होता क्या हो रहा है दुनिया में। इस तरह से नींद आती है रात। और सुबह जब फिर मालिक आपका जो खुदा है या भगवान गॉड जिसको आप मानते हो, वो फिर आपको उठा देता है, उठो आज तुम्हें फिर एक नया जीवन दिया, और वो आपसे कहता है जाओ आज कुछ नया करो। तो हम अपने जीवन का महत्व क्या इस तरह से देख पाते हैं? क्या हम अपने सुबह उठने पर अपने भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि भगवान आज तूने मुझे उठा दिया?
जब इंसान के अंतिम समय होता है, बड़ा मजेदार चीज है कि जब अंतिम समय होता है वो भगवान से एक एक मिनट मांगता है, भगवान एक दिन और जी लूं मैं, भगवान एक दिन और जी लूं मैं। वो वहां पर टाइम नहीं मिलता। जब तक आज आपके पास टाइम है, हर दिन तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गॉड, तुम्हारा खुदा तुमको सुबह उठा रहा है और उठाने के बाद कह रहा है कि उठो और जाओ दुनिया में आज कुछ नया करो, कुछ क्रिएटिविटी पे बात करो, कुछ इनोवेशन पे बात करो, कुछ आइडियाज पे बात करो, ये तुम्हारी लाइफ के लिए बेहतर है। क्योंकि तुमको मैंने चुना है पढ़ने के लिए। जिस तरह मैं आग और आग की जलाने वाली हवा को दोनों को मिला के पानी बना सकता हूँ, तो ये मान लो कि मैंने तुम्हें चुना है पढ़ने के लिए, तुम जाओ और पढ़ाई करो। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो भगवान के पास पहुंचा, बाइबल की स्टोरी है ये। और पहुंचने के बाद भगवान ने उससे पूछा कि ये बताइए कि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं कि नरक में जाना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं, जो आपके कर्म होंगे उसके हिसाब से आपका डिसाइड हो जाएगा आप कहाँ जाने वाले। स्टोरी है, स्टोरी की तरह समझिए, बाइबल में पढ़ी थी मैंने स्टोरी। भगवान ने उससे पूछा तुम स्वर्ग जाना चाहते हो या नरक जाना चाहते हो? तो उसने कहा भगवान मैं दोनों देखना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग भी देखना चाहता हूँ, मैं नरक भी देखना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है चलो। पहले वो नरक में गए। नरक में गए, बहुत सारा खाना रखा है, बहुत सारी चीजें रखी हुई है, हर चीज नरक में खाने के लिए, यानी जो आप सोच सकते हैं वो हर वो चीज जो आप खाना चाहते हैं, हर वो चीज वहां पर रखी है। मगर लोग वहां के खा नहीं पा रहे। कारण क्या है? उनके हाथों में एक एक मीटर के नाइफ और फॉर्क यानी चाक, छुरी और कांटा बंधा हुआ 1 मीटर का। तो अब वो जब खाने की कोशिश करेगा तो ऐसे तो मुड़ नहीं पा रहा, तो रखा सारी चीजें हैं मगर वो खा नहीं पा रहा। तो बड़े तकलीफ में वहां के लोग। इस व्यक्ति ने कहा भगवान मुझे स्वर्ग दिखा दो। तो स्वर्ग गए। स्वर्ग में भी वैसे ही सारी चीजें टेबल में रखी हैं, हर चीज जो नर्क में अच्छे से अच्छी चीज खाने की रखी थी वही सारी चीजें यहाँ पर भी थी। जिस तरह उनके हाथों में एक एक मीटर के नाइफ और फॉर्क बंधे हुए थे, उसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह एक एक मीटर के नाइफ और फॉर्क बंधे हुए थे। मगर फर्क सिर्फ इतना था कि नर्क वाले लोग खुद खाने की कोशिश कर रहे थे तो 1 मीटर का नाइफ और फॉर्क मरने वाला नहीं, और जो स्वर्ग था वहां वो एक दूसरे को खिला रहे, यानी आप मुझे खिला रहे थे और मैं आपको खिला रहा था, तो वो जगह स्वर्ग हो गई। कहने का सेंस कि जब आप कॉलेज जाते हैं तो अपने टीचर को सपोर्ट करिए, अपने टीचर के अगर वो आज सही फील नहीं कर रहा तो उसको अच्छा फील कराइए और उससे कोशिश करिए कि आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। ये एटीट्यूड होना चाहिए सीखने के लिए। और यही एटीट्यूड जब आप किसी कंपनी में जाएंगे, किसी जगह पर जाएंगे, आपको बड़ी मदद करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर कुछ सीखना है तो सीखने की सबसे अच्छी जगह आपकी होती है स्कूल और कॉलेज। उसके बाद दुनिया में कोई कुछ नहीं सिखाता। वहां बाहर तो बड़ा तामझाम है, हर इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, मैं कैसे आगे निकल जाऊं। वहां आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा, वहां आपको खुद से ही बढ़ना पड़ेगा। और वो तब बढ़ पाएंगे आप जब आपको स्कूल कॉलेज में आपने मेहनत की। क्लासरूम का मकसद समझिए, क्लासरूम का मकसद ये नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों को बिठा के एक जगह पर हमने पढ़ा दिया। क्लासरूम में आने का मकसद ये है कि जब गूगल से पढ़ रहे हैं ना, हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं मगर यहाँ वो लर्निंग नहीं है। आप जब इसको पढ़ के खत्म करेंगे तो आपको वो चीज सीख नहीं होगी। क्लासरूम में जब आप देखते हैं तो हमारे 60 बच्चे आए हैं क्लास में, अलग अलग कल्चर से आए हैं, अलग अलग परिवार से आए हैं, अलग अलग स्वभाव के बच्चे हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। उनके साथ आप कैसे रह के सरवाइव करना सीखते हैं, ये है जिंदगी। जब आप अपनी क्लास में अलग अलग व्यवहार, अलग अलग कल्चर, अलग अलग समाज के लोगों के बच्चों से मिलते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी सोच को समझते हैं और उसके साथ उनकी सोच के साथ काम कर सकते हैं आप पॉजिटिव वे में। मेरा तो मानना ये है कि अगर मेरा जन्म हुआ है और मैंने अगर कुछ सीखा है तो मैं पॉजिटिव ही करूं। निगेटिविटी की बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है लोगों के पास। आप सिर्फ सोच के देखिए, आपको 10 चीजें निगेटिव समझ में आ जाएंगी और आप एक चीज देखिए, एक चीज किसी के बारे में अच्छा सोच के देखिए, आपका दिमाग अलाउ ही नहीं करेगा कि आप किसी के लिए अच्छा बोलो। जैसे लेक्चर चालू हुआ, अब यहाँ गर्मी है, मुझे कोट पहनना पड़ रहा है, तो पहला तो दिमाग में आ रहे यार बच्चों के साथ इतने 1 घंटा बैठना है कोट पहन के, गर्मी बहुत।
निगेटिविटी, फिर उसके बाद तुरंत इस चीज को पॉजिटिविटी में कंट्रोल किया कि नहीं, हो सकता है कि इस लेक्चर से, इस चीज से शायद उन बच्चों का कुछ भला हो जाए, आने वाले टाइम पे उनको कुछ ताकत मिल रही है इस चीज से लड़ने के लिए जो समाज में चल रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है। देखो तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी अपनी एक सोच होनी चाहिए, उस सोच के साथ तुम इस देश को आगे ले जाओ। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकते कि अगर भीड़ कह रही है कि हमको इस तरफ जाना है और अगर तुम्हारी सोच कह रही है कि मुझे इस तरफ जाना है, पूरी दुनिया को एक तरफ चलने दो, तुम एक तरफ चलो। अगर तुम्हें लगता है तुम सही हो, तुम्हारी सोच अगर कहती है कि मैं पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ूंगा, अपने तरफ चलिए। तुम्हारा जो बनाने वाला है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो खुदा है या गॉड जिसको आप मानते हैं, उसके बारे में बता दूं मैं आपको कि जब आप, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप एज ऑफ 25 तक पढ़ाई करिए, 25 साल तक पढ़िए, तो बोलते अरे सर हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हमको जॉब करना बहुत जरूरी है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। लड़कियों का रहता है कि हमको शादी होनी है, हमारे परिवार नहीं मान रहे। मगर एक चीज समझ लीजिए, जीवन एक ही है। आप चाहें तो उस कच्चे घड़े का जो एग्जाम्पल दिया उस तरह से अपने आप को बांट लें, या फिर आप जो मैं कह रहा हूं उस तरह से अपने आप को पूर्णतः तैयार करें और फिर दुनिया के सामने आए। और वो ज्यादा इफेक्टिव है। मेरा मानना यह है कि वहां पर ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ज्यादा इज्जत मिलेगी, लोग आपकी कद्र करेंगे। और जिन जिन लोगों को ये लगता है कि हमारा परिवार वैसा नहीं है या हमारी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, या कहने का सेंस कि अगर हम इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े तो हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उसके लिए सीखिए। वही मैं कह रहा हूँ, आपको घास उखाड़ना है तो घुटनों के बल बैठिए। घुटनों के बल बैठना मतलब एक्स्ट्रा तकलीफ देना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना। जो चीज आप पास में नहीं कर पाए, स्कूल में नहीं कर पाए, कॉलेज में करिए। इंग्लिश नहीं बनती तो ये मत कहिए कि सिर्फ इंग्लिश नहीं बन रही सर, इंग्लिश सीखिए, कोशिश करिए। वो सारे लोग जो आपसे आजू बाजू इंग्लिश बोल सकते हैं उनसे बात करिए। अगर वैसा माहौल नहीं है, वो बच्चे इंग्लिश बोलने वाले हैं ही नहीं, अपने टीचर से बात करिए। एटलीस्ट सबसे पहले जाके गुड मॉर्निंग करिए सुबह, गुड मॉर्निंग सर, इतना तो कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन में और पूछ लीजिए, हाउ आर यू। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आपके ज्यादातर लोगों का आंसर क्या होगा? आई एम फाइन, आई एम गुड। इस तरह के आपके आंसर, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको सुन तो नहीं सकता, तो ज्यादातर लोगों के आंसर होते हैं, जैसे पूछा हाउ आर यू तो आंसर ये आता है आई एम फाइन सर, आई एम गुड। मगर अब जब आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, ये इंटरव्यू में बड़ा काम आएगा। अगर इंटरव्यू में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अगर आपसे कोई पूछता है जो इंटरव्यू ले रहा है हाउ आर यू, तो आपको आई एम फाइन या आई एम गुड नहीं कहना है, आपको बोलना है आई एम वेरी वेल एंड व्हाट अबाउट यू। फिर से रिपीट करता हूं, आई एम वेरी वेल एंड व्हाट अबाउट यू। ये इसका ज्यादा बेहतर आंसर है। जब आप इंटरव्यू में या किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो सामने वालों को समझ में आएगा कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप पढ़कर अच्छा आए। एवरी इंटरव्यू फिनिश विद इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में इंटरव्यू खत्म हो जाता है साहब। जैसे ही आप अंदर आते हैं, आपके अंदर आने से लेकर आपके बैठने तक ही हम जज कर लेते हैं कि आप हम कंपनी के लिए सही है या नहीं है। क्वेश्चन आंसर तो बहुत सेकेंडरी आता है, तो उसको सीखना चाहिए आप। जब जैसे मैंने बताया, आप आए, अंदर आए, उसने पूछा हाउ आर यू, तो आपने कहा आई एम फाइन, तो उसने कहा ठीक है फाइन लगा लो आप इसका। और अगर आप कहते हैं उसको आई एम वेरी वेल एंड व्हाट अबाउट यू, तो ये ज्यादा बेहतर साउंड करता है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और सामने वाले को इंप्रेस भी कर रहा है। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप क्या बोलेंगे? वेलकम, या जो भी आपके आंसर होंगे। मगर आज से अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप बोलिए इट्स माय प्लेजर, चाहे वो इंटरव्यू में हो, कॉलेज में हो या बाकी जगहों में। देखिए, दो तरह की कम्युनिकेशन है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, हम स्टूडेंट और टीचर की तरह बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ आप फाइन कह सकते हैं, ओके कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं। मगर जब आप टीचर या इंटरव्यू या कंपनी या जॉब के बारे में अगर आप प्रोफेशनली कहीं बात कर रहे हैं, तो आपके वर्ड सेंटेंस लेवल के होने चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए कि आपकी तैयारी अच्छी है। इसी तैयारी की मैंने बात की है। अगर आपको लॉकडाउन में मौका मिला है, कोशिश करिए इंग्लिश स्टार्ट करने की, पढ़ने की कोशिश करिए। इंग्लिश पढ़ने से आपको जो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, या कोई आपका स्टूडेंट ऐसा हो जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, उससे बात कर लीजिए। और अगर वो भी ना हो तो मोबाइल में कस्टमर केयर का नंबर तो होता ही है सबके पास,
इंग्लिश चूज करिए कि मुझे आपसे बात करना है इंग्लिश में, 8 से 10 मिनट उसी को खाइए, हमारा सिम गुम गया, हमसे बात नहीं हो पा रही है, जो भी आप करना चाहें एटलीस्ट इंग्लिश में करिए। इंग्लिश देखिए सुनने से आती है, जितना इंग्लिश आप सुनेंगे उतना आपके दिमाग में स्टोर होती है। इंग्लिश पढ़ने से कभी नहीं आती। अगर आप कहें कि नहीं मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, कभी नहीं बनेगा। जब तक आप इंग्लिश सुनेंगे नहीं, इंग्लिश सुनने की आदत डालिए, इस कानों को सुनने की आदत डालिए इंग्लिश की। फॉर एग्जाम्पल, एक जो रिक्शा चलाता है आप क्या, तो आप देखेंगे शहर में आपके कानपुर में जो रिक्शा चलाता है, उससे बोलिए आप रेलवे स्टेशन चलो, तो आपको रेलवे स्टेशन ही ले जाएगा। इंग्लिश वर्ड है रेलवे स्टेशन। रिक्शा वाले ने पढ़ाई नहीं की होगी या उसने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, तो भी वो आपको रेलवे स्टेशन पहुंचा देगा, क्योंकि उसने सुना है इंग्लिश का वो वर्ड सुना है कि इसका मतलब रेलवे स्टेशन यानी वहां जाना है। और अंग्रेज का बच्चा हिंदी क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि उसने सुना नहीं। तो आज से जितने दिन भी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके बच्चों के लिए कि आप इसको ये मत सोचिए कि बड़ा टेंस माहौल है, बाहर चीजें हो रही, नो डाउट तकलीफ तो है ही है। इसके साथ साथ उसका यूटिलाइज करिए अपने टाइम का। मेरा कहने का मकसद यह है, यूटिलाइज करिए, इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करिए। आने वाले टाइम पे लॉकडाउन जैसे ही खुलता है, 4-5 सेक्टर में आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने रिज्यूमे पे आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, क्लासेस बड़ी लंबी हो जाती है इस तरह से अगर हम बात करते रहेंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद 4-5 सेक्टर ऐसे हैं। अभी देखिए आप बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही हैं, आप देखेंगे कई सारे लोग जो सरकार के आदेश हैं कि आप 30% लोगों को बुला के काम करिए, 50% लोगों को बुला के काम करिए, तो बाकी 50% कहाँ जाएंगे? आने वाले टाइम पे इकोनॉमी आप देख ही रहे हैं लो जा रही है, तो उन सेक्टर्स पे फोकस करना है हमको, उन सेक्टर्स की तरफ ध्यान रखना है कि जो सेक्टर्स इस लॉकडाउन में भी ग्रो करेंगे, यानी बढ़ेंगे, उनका बिजनेस बढ़ेगा। हर चीज में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ सही भी होगा। तो इस लॉकडाउन में 4-5 सेक्टर है। पहला सेक्टर अगर मैं आपको बताऊं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर, बिग बास्केट, अमेजन, ये सारी कंपनीज ग्रो करेंगी। अब बाहर लोग जाने से, अभी जैसे आपने देखा ना, आप ऑनलाइन आप सामान मंगा रहे हो, सब्जियां भी ऑनलाइन आ जा रही हैं। फ्लिपकार्ट और ग्रोफर और बिग बास्केट वालों ने हजारों जॉब्स निकाली हैं कि पहुंचा सके हम अपने सर्विस सेंटर्स के थ्रू अपना सामान वहां तक पहुंचा सके। तो ई कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन होगा फ्यूचर में आने वाले टाइम में। जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं जो निकलेंगे, आने वाले टाइम पे आप इन कंपनीज की तरफ ध्यान कर सकते हैं, इनकी सर्विसेज में आप जोड़ सकते हैं, कोई अपना ऐसा प्रोडक्ट बना के इनके साथ जोड़कर आप सेल आउट कर सकते हैं, या कोई ऐसी सर्विस डिजाइन कर सकते हैं अपनी तरफ से कि हाँ मैं अगर अमेजोन के साथ जुड़ रहा हूँ कानपुर में, अगर मैं इसके साथ काम करूंगा तो ये मेरी सर्विस है और ये अमेजोन को फायदा पहुंचाएगी, तो आप उनके साथ टाई अप भी कर सकते हैं अलग। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास ऐसा कोई बिजनेस आइडिया नहीं है या फिर मेरे पास ऐसी कोई सर्विस नहीं है, तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी अपने आप का एक्सपेंशन कर रही है। अब जो लोग बाहर मार्केट में जा रहे थे, अब उनको आदत लग गई है, धीरे धीरे होता चला जाएगा। अभी 3 महीना 4 महीना जब तक ये चले, 6 महीना चले, तब तक ये आदत हो जाएगी कि लोगों को लगेगा कौन मार्केट जाए, ऑनलाइन ही मंगा लो। तो नो डाउट ई कॉमर्स एक बेटर ऑप्शन होगा फ्यूचर में आने वाले टाइम पर आपके लिए जॉब सर्च करने के लिए। आप इस फील्ड में जॉब सर्च कर सकते हैं। सेकेंड है ऑनलाइन एजुकेशन, जो हम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं। आपने, मुझे नहीं लगता जूम वालों ने इतना कभी बिजनेस किया होगा जितना इस कोरोना वायरस की वजह से उनको बिजनेस मिल रहा है, या बाकी जितने वेबसाइट्स हैं या साइट्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके आपको पढ़ाई पे मदद कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। मेरे बड़े सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर हमको ऑनलाइन कर दीजिए, तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। को सीखिए कि जैसे आपके पास कोई ट्यूशन वाला है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, उसके 50 बच्चे उसके यहाँ पढ़ने आते हैं, आप कहिए हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके सारे बच्चों को हम अपने प्लेटफॉर्म में लेकर आएंगे, आप उसको सर्विसेज दीजिए, उसको ऑनलाइन ले जाने में मदद करिए। कई सारे बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन जाना चाहते हैं, उनको आइडिया नहीं है। तो एजुकेशन में बड़ा स्कोप है। हर कॉलेज इस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो फॉरेन में है, कई सारे रिसर्च ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने 2021 तक ही अपने कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, उनको नहीं लगता कि 1 साल तक कुछ भी पढ़ाई होने वाली है, तो वो सारे ऑनलाइन आ गए हैं, सारे के सारे ऑनलाइन आ रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन में बड़ा स्कोप होने वाला है। ऑनलाइन एजुकेशन जैसे अब अगर आपने स्कूल में देखा हो, छोटे स्कूल वगैरह में
पहले इसी तरह के लेक्चर सिर्फ बड़े क्लासेस के लिए होते थे, स्कूलों में भी हो रहे हैं। तो आप अपना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ सकते हैं या टेक्नोलॉजी वाइज आप कर सकते हैं या मार्केटिंग, उन कंपनीज के लिए मार्केटिंग की जॉब अप्लाई करके आप एजुकेशन लाइन में भी इसको आगे अपने करियर को देख सकते हैं। थर्ड आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग यानी बिजनेस। अब जो छोटा से छोटा दुकानदार है, क्योंकि ग्राहक उसके वहां तक नहीं पहुंच रहे और ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हमको माइक्रोवेव खरीदना है, माइक्रोवेव मार्केट से लेने जाना है, तो अब कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को इस तरह से तैयार कर रही हैं कि आप फोन पर ही उनको बताइए और ऑनलाइन डेमो दीजिए। यानी अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप फोन पर उनसे कांटेक्ट करिए, अगर वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप ऑनलाइन उनको डेमो दीजिए और प्रोडक्ट की सर्विसेज अमेजॉन या बाकी जो मैंने आपको बताया जो सर्विस प्रोवाइडर है उन तक पहुंचा दीजिए। आपको घर जाने की भी जरूरत नहीं है। छोटी छोटी आपकी शॉप्स हैं, आप अपने चाहते हैं कि अपना बिजनेस हम बढ़ाएं, या कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, हर फील्ड में हर बच्चे जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप ये समझिए डिजिटल मार्केटिंग। वैसे भी मैंने पहले भी हम लोगों ने इस चीज पे डिस्कशन किया कि डिजिटल मार्केटिंग ही आने वाला फ्यूचर है, और अब तो ये प्रूव होता चला जा रहा है। बड़ी जल्दी इंडिया में लोगों को लगता था डिजिटल मार्केटिंग जल्दी नहीं आएगा, मगर ड्यू टू कोरोना वायरस और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हर चीज लोग अपने डिजिटल करके एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं। व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक मार्केटिंग हो, लिंक्डइन में हो, हर जगह अपने अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप देखिए कि क्या ऐसा कोई मेरे पास टैलेंट है, क्या ऐसी कोई सीख है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मैं अपने आसपास के लोगों के बिजनेस को डिजिटल कर सकता हूँ, उनको इंटरनेट से कनेक्ट करके जोड़कर उनको वहां तक उनके बिजनेस के एक्सपेंशन में ला सकता हूँ कि ग्राहक अगर उनके पास नहीं आ रहे तो हम ग्राहक को टेक्नोलॉजी के थ्रू उनके तक पहुंचा दें। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपका। फिर आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर नो डाउट हमेशा चलेगा, कभी था नहीं था, रहे नहीं रहे, रिसेशन आए, मगर फिर भी हेल्थ केयर चलेगा। मगर हेल्थ केयर के बाद इस कोविड-19 के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि उनके पास हैंड में ग्लव्स होना चाहिए, मास्क एक अच्छा वो आ गया कि मास्क लगा के रखें हम। सैनिटाइजर को तो कोई पूछता ही नहीं था। सैनिटाइजर एक ऐसा था मेडिकल ग्रुप में जो अचानक आईएएस ऑफिसर बन गया, जिसकी कोई पूछ परख नहीं थी। सैनिटाइजर मुझे नहीं लगता कि हमारे कितने बच्चों ने यूज किया होगा इस कोविड-19 के पहले, मगर अब ज्यादातर लोगों को हैंड सैनिटाइज करना है। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ये मत सोचिए कि हम डॉक्टर ही बन के मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अब लोग फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, लोग अवेयरनेस पे अपने चेकअप्स करा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है जहां पर आप अपनी जॉब्स तलाश कर सकते हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विसेज बनाकर आप इस लाइन में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि आप मास्क प्रोड्यूस करिए, जो घर में लेडीज हैं वो मास्क बनाए और उनका हम खरीद लेंगे, पैसे देंगे उनको, तरह का बिजनेस स्टार्ट हुआ। आप सोचिए क्या आप पढ़ लिख कर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि एज ऑफ 25 मैंने आपको बोला पढ़िए, और पढ़ने के बाद एज ऑफ 30 यानी 30 साल तक कोशिश करिए जॉब कर लें, 3-4-5 साल आप जॉब कर लें, और एज ऑफ 30 के बाद खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करिएगा, खुद का कोई वेंचर स्टार्ट करिए, खुद का कोई आइडिया लगाइए जिससे आप दुनिया में खुद से सर्वाइव करेंगे। जिंदगी भर जॉब मत करिएगा, जिंदगी भर जॉब करने के लिए आप दुनिया में नहीं आए हैं, वरना आपकी लाइफ बड़ी एवरेज रहने वाली। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में पहुंच गए, बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको लग रहा है कि हमारी सैलरी लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बढ़ रही है, देन इट्स ओके, गुड। उसके बावजूद मैं कहूंगा साइड बाय साइड कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करिए, वो बिजनेस जो कि आपको फ्यूचर में मदद कर सके। क्योंकि बॉडी जो है आपकी एज ऑफ 40 या 40 के बाद आपकी बॉडी आपको जो आप एनर्जी आज फील कर रहे हैं, जो ताकत आज आप फील कर रहे हैं, वो 40 के बाद फील नहीं होगी। 40 के बाद कई सारे लोगों को बीमारियां घेरेंगी, किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, अलग अलग तरीके की बीमारियां लोगों की तरफ जाएंगी। और वहां पर जब इस तरह की वो बीमारियां आएंगी तो यकीन रखिए कि फिर जिस तरह जो एक्टिव जितने आप इस टाइम पर हैं कि आप दौड़ के कॉलेज चले जाते हैं, दौड़ के ग्राउंड चक्कर काट लेते हैं, खेल लेते हैं, वो वहां पर होता नहीं। तो
30 साल तक आप जॉब करने की कोशिश करिए और 30 से 40 की एज में अपना 10 साल के अंदर अपना एक सेटअप बना लीजिए। जैसे मैंने आपको आइडियाज दिए कि हेल्थ केयर है, डिजिटल मार्केटिंग है, टेक्निकल जॉब्स है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन एजुकेशन, या इस तरह के और भी किसी फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करिए कि क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ, क्या कोई ऐसी सर्विस मैं आपको दे सकता हूँ जो मैं आपके आने वाले लाइफ में लाइफ लॉन्ग काम करे। अब उबर और ओला जो ये आपकी कैब्स चलती हैं वो क्या है? सर्विसेज हैं। उन्होंने आपको सिर्फ फोन करना है और आपको वहां तक पहुंचा देना है, ये सर्विसेज है। लक्स साबुन क्या है? वो प्रोडक्ट है, आप यूज कर रहे हैं और दोनों चल रहा है सर्विस में। जो जो सर्विसेज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ मैं आपको, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं आप। इस तरह का अगर कोई आप काम कर सकते हैं जहां पर आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत ना हो, सिर्फ आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो भी आप किसी न किसी जगह पे सेट हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, या बहुत सारे फिनाइल है, या बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें जो अब लोगों को आने वाले फ्यूचर में रहेगा, अवेयरनेस रहेगी कि नहीं ये वायरस का इम्पैक्ट इतना गहरा है लोगों के दिमाग में कि आने वाले कई सालों तक आप याद रखिए कि इस चीज की डिमांड बनी रहने वाली है और अवेयरनेस क्रिएट रहेगी। जिस तरह से मैंने बोला ना, सैनिटाइजर का नाम लोग जानते तो होंगे मगर कितने लोगों ने यूज किया होगा पता नहीं। अगर अब हर दूसरा तीसरा व्यक्ति सैनिटाइजर जानता है और कोशिश करता है कि हाथ को साफ कर ले, अगर मिल जाए तो साफ कर ले। नो डाउट महंगा है, और महंगा है तो हर किसी के रीच में नहीं है। आप कोशिश करिए कि आप उसे सस्ता बना दीजिए या अच्छा बना दीजिए या कुछ ऐसा प्रोडक्ट ले आइए। तो कहने का सेंस ये है कि आपके जीवन में आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है। इसलिए मैंने कहा जब आप रात होती है और आप सो जाते हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलता, मगर जब सुबह होती है तो आपको भगवान, आपका मालिक आपको एक नया दिन देता है कि जाओ आज कुछ नया करो, कुछ नया सीखो। और सीखने का जो वर्ड मैं यूज करता हूँ, सीखने का वर्ड ये है कि आप जाइए और अपने टीचर से सीखिए, अपने मेंटोर से सीखिए, अपने गाइड से सीखिए कि वो आपको क्या कुछ सिखा सकता है। मेरे हिसाब से इतना मैंने आपको बताया है। अब हम रिज्यूमे की तरफ मूव हो जाएं क्योंकि उसके लिए भी हमको काफी टाइम लग जाएगा। रिज्यूमे और सीवी, रेहान सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो स्क्रीन पहला वाला शेयर कर दें जरा। ये रिज्यूमे का फॉर्मेट है, ये वो फॉर्मेट है जो आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्मेट बनाते हैं, मगर मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं कि ये फॉर्मेट ऐसा है जो आपको 99.99 कंपनीज में एप्लीकेबल हो जाएगा, चल जाएगा, आपको बहुत चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायोडाटा, सीवी एंड रिज्यूमे। 3 चीजों के वर्ड के नाम है। पहला है बायोडाटा, दूसरा है रिज्यूमे, कई लोग रिज्यूम बोलते हैं, रिज्यूम करेक्ट वर्ड नहीं है, आपको रिज्यूमे बोलना है। और तीसरा होता है सीवी। सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटे। तो बायोडाटा, सीवी और रिज्यूमे में अंतर क्या है? ज्यादातर लोगों को ये चीजें पता नहीं होती, इसी वजह से आने वाले टाइम पर आपको फेस करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरव्यू में आप जब जाएंगे तो आपको हो सकता है क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसीलिए सर से हमारी बात हुई, हमने कोशिश किया कि हम आपको एक फॉर्मेट बताएं जो आपको फ्यूचर में, जो बच्चे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या जो आगे आने वाले टाइम पे जॉब करने जाएंगे, उनको ये चीज की जरूरत पड़ेगी। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है और बड़ा सही है, इसको समझ लीजिए। सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसको दिमाग गौर से सुनिएगा जो मैं कहने चाह रहा हूँ। एक अच्छा इंटरव्यू आपको एक अच्छी जॉब दिला सकता है। फिर से रिपीट करता हूँ, एक अच्छा इंटरव्यू आपको एक अच्छी जॉब दिला सकता है। यानी अगर आपको एक अच्छा इंटरव्यू हो गया तो आपकी एक अच्छी जॉब लग सकती है। उसी तरह एक अच्छा रिज्यूमे और सीवी एक आपको एक अच्छा इंटरव्यू दिला सकता है। यानी अगर आपकी रिज्यूमे और सीवी सही बना होगा तो अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनीज आपको कॉल करेंगी। क्योंकि अगर आप देखें इसको, naukri.com और जो timesjob.com में अगर आप इसको बनवाने की कोशिश करेंगे तो आपको 1500 से 2000 रुपए चार्ज करते हैं वो इस चीज को बनाने का। मगर अगर आप खुद से कंप्यूटर सेंटर में बनाने जाएंगे तो वो 20 रुपए में बना देता है। उसके बाद एक सेट फॉर्मेट होता है, वो लिखता है और बना के आपको कहता है ये हो गया आपका 20 रुपए में तैयार। तो कुछ तो फर्क होगा बच्चों, जो 20 रुपए में मिल रहा है और फिर 2000 रुपए।
तो कुछ तो फर्क होगा ना। तो मैं आपको जो फॉर्मेट बता रहा हूँ, अगर आपने इसी फॉर्मेट पर अपना रिज्यूमे CV बना लिया तो मुझे लगता है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्यूचर में आपको काम आए। रिज्यूमे और CV में अंतर समझ लीजिए। बायोडाटा में, बायोडाटा आपकी जॉब के लिए नहीं होता, बायोडाटा इज ओनली फॉर मैट्रिमोनियल पर्पस, यानी शादी के लिए बायोडाटा का प्रयोग किया जाता है। आप कभी भी जॉब के लिए बायोडाटा लेके ना जाए। रिज्यूमे उन बच्चों का बनता है जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने कहीं काम नहीं किया है, उन बच्चों का रिज्यूमे बनता है। और जो लोग जिन्होंने जॉब कर लिया, जैसे मैं कंपनीज में काम कर चुका हूँ, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने कहीं काम किया, कहीं जॉब किया है, उनका CV बनता है। फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे और एक्सपीरियंस के लिए CV। तो ये जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर से अगर आप देखिए जाके, तो सबसे पहले आता है नाम। आपको नाम थोड़ा सा बड़ा लिखना है, उतना बड़ा कि आपको वो दिखाई दे, आसानी से दिखाई दे। फॉन्ट का साइज जो है, फॉन्ट साइज आप 14 रखें, और जो बाकी नॉर्मल लिखा हुआ है उसको आप फॉन्ट साइज 12 रख सकते हैं। कंप्यूटर के बच्चे जो जानते होंगे मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा। जो बच्चे कंप्यूटर नहीं चलाते हैं वो अपने टीचर्स जरूर समझें कि फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है। यानी जो फॉन्ट पे लिखा हुआ है उसको फॉन्ट कहते हैं, और कितना बड़ा लिखा है उसको फॉन्ट साइज कहते हैं। तो नेम आप देखें थोड़ा डार्क करके लिखा है हमने। जो आपका नाम है, सबसे पहले आपका नाम आएगा। सेकेंड लाइन में जिसके नीचे नाम के बाद आता है एड्रेस, जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का एड्रेस। एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी एड्रेस को लिखें इस जगह पर जो कि आपको फ्यूचर में आप वहां लंबे समय तक रहने वाले हैं। दैट मीन्स परमानेंट एड्रेस ही लिखें। कोई जैसे आज आप कानपुर में पढ़ने आए हैं, तो आपने कानपुर का, उसके बाद आप कानपुर छोड़ के दिल्ली चले गए, तो अगर हमको आपसे कम्युनिकेशन करना है, कहीं आपको कुछ बुलाना है, तो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपको अपने परमानेंट एड्रेस लिखना है कि जहां पर 20 साल बाद भी अगर हम कोई कम्युनिकेशन करना चाहें, वहां आपके तक वो बात पहुंच जाए। थर्ड नंबर पे आता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही नंबर लिखें जो आप लंबे समय तक अपने साथ रखने वाले हैं। वो नंबर बिल्कुल में ना लिखें रिज्यूमे या CV में, जो कि आप हर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में बदल देंगे। उसका रीजन बता देता हूँ। सपोज आज आप मेरे पास जॉब के लिए आए, आज जिस जॉब की जरूरत, मुझे जिस तरह के आदमी की जरूरत है वो आपने नहीं है, अगर आप में क्वालिटी है, हम आपको कभी देख सकते हैं फ्यूचर, तो हम ये रिज्यूमे और CV अपने पास रख लेते हैं। 6 महीने बाद आपको ऐसा होता है कि भाई 6 महीने बाद जो है 6 महीने बाद हमने कहा कि ठीक है भाई, आपका इस बच्चे को हमने देखा था 6 महीने पहले, इसको बुला लेते हैं। अब आपने हमको हम कांटेक्ट करेंगे, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? कांटेक्ट करने के लिए हमको आपको फोन करेंगे। अगर आपका नंबर ही सही नहीं होगा, फोन नंबर सही नहीं होगा, तो फिर हम कैसे आपको पहुंच पाएंगे? तो इसीलिए मैं हमेशा मेंशन करता हूं कि वो बच्चे जिनको लगता है कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये लंबे समय तक रखने वाले हैं, वही रखें। ये समझ लीजिए, अंडरलाइन करिए अपने दिमाग में। आज तक जितने भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं, उन सब में से सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका रिज्यूमे और CV है। यानी जितने भी थीसिस और बाकी सारी चीजें लिखी हैं, उन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो इसको बनाने में ज्यादातर आपको 3 से 4 दिन देना चाहिए। अपनी चीजों को लिखें, रफ लिखें, और उसके बाद जो मैं बताता जा रहा हूँ उनको ऑर्डर के साथ लिखना स्टार्ट करें। 4th नंबर पे आता है मेल ID। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मेल ID नहीं है तो मेल ID बनाएं, और मेल ID सिंपल बनाएं। सिंपल यानी जैसे आपका नाम राजू है, तो आप राजू और उसके बाद अंडरस्कोर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। इस तरह से अपनी सिंपल मेल ID बनाएं। कुछ कोई ऐसे शब्द या कोई वर्ड यूज ना करें जो कि प्रोफेशनल ना हो। कहने का सेंस ये है कि सिंपल आपकी ID होनी चाहिए। और जिनकी मेल ID नहीं है, फिर अपने टीचर के पास जाएं और अपनी मेल ID बनाएं और उसको चेक करते रहें। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, देखिए लाइन सी आएगी, फर्स्ट मेन टॉपिक में आएंगे आप। तो पहला होता है करियर ऑब्जेक्टिव। आपके करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया दुनिया में आने का हमारा एक मकसद है, इसको हम ढूंढते रहते हैं। उसी तरह आपका अब मकसद क्या है, किस तरह की जॉब आप देखना चाह रहे हैं, किस पोजीशन में आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं। तो इसमें जैसे लिखा है पोजीशन एज ए मैनेजर और रेपुटेड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से आपको लिखना है। आपको इसको कॉपी मत करिए, आप खुद बनाइए, अपने टीचर के साथ बैठिए और अपने करियर ऑब्जेक्टिव को लिखिए कि मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं किस तरह से अपने आप को देख रहा हूं फ्यूचर में, आने वाले 5 साल में मैं क्या हूं, मेरा फ्यूचर में मेरी ग्रोथ क्या है और मैं किस तरफ जाने वाला हूं। उसको इसमें आपको ज्यादा नहीं, आपको 2 लाइन में ही मैं
लिखना है। करियर ऑब्जेक्टिव हमेशा 1 सेंटेंस, 2 या 3, मैक्सिमम 3 सेंटेंस होने चाहिए, यानी 1 से 2 लाइन, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। क्योंकि अभी आपके पास कोई ऐसा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप में से किसी ने जॉब नहीं किया है, मगर आने वाले फ्यूचर में हो सकता है आप जॉब करेंगे और उसके बाद फिर आपको दोबारा अपना रिज्यूमे सीवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको करियर ऑब्जेक्टिव के बाद तुरंत आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस जहां आपने काम किया है उसके बारे में लिखना है। तो वर्क एक्सपीरियंस में जितने साल आपने काम किया, जिस पोस्ट में आप हैं, वो लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी प्रोफाइल। क्योंकि थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, टाइम 10 मिनट ही बचा है मेरे हिसाब से। कंपनी प्रोफाइल, जिस कंपनी में आपने काम किया है वो कंपनी करती क्या थी, उसका कंपनी प्रोफाइल, यानी जो जो वो करती थी उसके बारे में लिखना है। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है KRA, दैट इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, यानी आप वहां जब काम कर रहे थे तो आपके पास ऐसे कौन कौन से काम थे जिनको आप देखते थे, जिन जिन में आपने काम किया है, वो आपका होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे उन्होंने लिखा है डेवलपिंग HR प्लान्स, पॉलिसीज, ये HR का है। तो HR से रिलेटेड जो भी काम होंगे ये KRA में आता है। KRA एक बड़ा नोन वर्ड है कॉर्पोरेट्स में कि आपका KRA क्या है, दैट इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, यानी जिस जॉब के लिए आपको रखा गया था उसमें आपके किन किन फंक्शंस पे आप काम करते थे। नेक्स्ट आपका उसके नीचे आ जाएगा अचीवमेंट। जब आप उस जगह पर इस KRA के अंतर्गत काम कर रहे थे तो आपने उस ड्यूरेशन में जब तक आपने जॉब किया है, सब नीचे कर लीजिए, उसको नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा वो अचीवमेंट में। अचीवमेंट, जो आपने KRA में काम किया उसमें आपने क्या क्या अचीव किया, कोई ऐसा अवार्ड मिला है आपको कंपनी की तरफ से, आपने बहुत अच्छा काम किया था, वो सारे अचीवमेंट यहाँ लिखे जाएंगे। ये एक्सपीरियंस वालों के लिए। अब जैसे मैंने करियर ऑब्जेक्टिव बताया और आप फ्रेशर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो ये हट जाएगा, ये आप में अभी नहीं आएगा, ये आपको फ्यूचर में कहीं आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप ऐड करें। फ्रेशर के लिए करियर ऑब्जेक्टिव के बाद सीधे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट मीन्स वो जो आपने पढ़ाई की है, जिस तरह से इसमें आप देखेंगे रो और कॉलम्स बने हुए हैं इसी तरह से बनाइए। क्योंकि कोई भी इन HR के पास 30 से 45 सेकंड वो एक रिज्यूमे के देखता है, उनके पास हजारों रिज्यूमे होते हैं, हजारों CV होते हैं, तो वो आपको बहुत टाइम नहीं देने वाला कि पूरा दिन आपका एक CV बैठ के पड़ेगा। उसको बहुत लिमिटेड टाइम, वो आपको 30 से 40 सेकंड 45 सेकंड में आपका पूरा देखता है। अगर आपको सही लगा तो आपको वो कॉल करते हैं, अदरवाइज वो आपको कॉल भी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो हमने लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोर्स में देखिए MBA, BBA, HSC और आपका 10th और 12th, सबसे हायर डिग्री। जो लोग गलती करते हैं पहले 10th लिख देते हैं फिर 12th, फिर अपनी नीचे डिग्री बढ़ाते रहते हैं, वो गलत है। जो सबसे बड़ी डिग्री है, जैसे आपने MBA किया है तो सबसे पहले आपका MBA आएगा, फिर BBA आएगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, 12th और 10th, इस ऑर्डर में आपको लिखना है। कोर्स के जस्ट सेकंड में लिखा हुआ है मेजर सब्जेक्ट, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट थे। MBA में इसने HR से किया हुआ है। सेकंड उसके बाद लिखा है यूनिवर्सिटी और बोर्ड, जो यूनिवर्सिटी और बोर्ड है उसका, और पासिंग ईयर, किस साल में आपने पास किया है। एंड द लास्ट वन इज परसेंटेज। परसेंटेज का एक फॉर्मूला मैं आपको समझा दूं कि परसेंटेज वही लोग बनाएं या लिखें रिज्यूमे में जिनके परसेंटेज 70 प्लस आए हों, 65 प्लस हों, वो लोग अपने परसेंटेज लिखें। जिनके 35, 40, 45, 50 हैं वो कृपया अपने परसेंटेज इसमें ना लिखें। ये कॉलम, ये रो बनाए ही ना, आपको सिर्फ लिखना है कोर्स, मेजर सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी बोर्ड और पासिंग ईयर। क्योंकि जब आप दिखा रहे हो कि हमारे 35% या 40 या 45% आए हैं, तो वो आपको वैसे ही कॉल नहीं करने वाले, वो आपको बुलाने वाला ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप अपना परसेंटेज देखिए। आइडिया है एक तरह का कि आप अपने परसेंटेज ना लिखें, हो सकता है वो आपको चेक करने के लिए बुला लें, और आप में अगर क्षमता होगी, क्वालिटी होगी, अगर आपने सीखा होगा तो आप इंटरव्यू में बैठ के अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। परसेंटेज अगर आपकी बहुत अच्छे हैं, 70 हैं, 75, 80, 90 हैं, जरूर लिखें। यानी हर वो चीज जो अच्छी है आपके पास यहाँ लिखी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद जस्ट नीचे है आपका समर प्रोजेक्ट। अगर अभी आपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली आपको समर प्रोजेक्ट मिले होंगे। जो समर प्रोजेक्ट की डिटेल है उसको लिखना है। कैसे लिखना है? पहला समर प्रोजेक्ट डिटेल 2 मंथ्स, जिस कंपनी में आपने किया है वो आपको लिखना है। प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है, ड्यूरेशन लिखना है, और डिस्क्रिप्शन मतलब जो सारे काम आपने उस प्रोजेक्ट को लेकर किए हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो कि आपको वहां पर आपने उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत की। तो जितना मैंने इसमें लिखा हुआ है, कम से कम अच्छे से अच्छा वर्ड जो आपने यूज किया है, यानी हायर जो आपने अचीव किया है उस प्रोजेक्ट में, उसको आपको लिख देना है। बहुत बड़ी थ्योरी नहीं बनानी है, बहुत थीसिस नहीं लिखने हैं, 4-5 लाइन में अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करके लिख कर छोड़ देना है।
नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे इसी को रिलेटेड के इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो जो आपके अंदर है वही लिखिएगा। रिज्यूमे और सीवी में कोई भी चीज गलत कॉपी करके नहीं लिखी। मैंने आपको बोला एक रफ कॉपी लीजिए, जो मैं आपको टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ उनको लिख लीजिए और आप देखिए कि आपके पास उनमें से क्या चीजें हैं। उस रफ को फिर पेयर करना है इसी फॉर्मेट में जैसे ही इसमें लिखा हुआ है। तो पर्सनल स्किल्स में है जैसे नेवर से डाई स्ट्रेट, कम्युनिकेशन स्किल, टीम लीडर एंड फॉलोअर टू, विलिंगनेस टू लर्न, ऑब्जर्वेशन पावर, एंथुसियास्टिक एंड लॉयल। ये सारे एक आप में से इनमें से जो भी चीजें आपके पास हैं उनको आप लिखें और ये पहले आप रफ में लिख लें और जब आपको इस चीज से कंप्लीट हो जाए तो फिर पेयर करें और इसी ऑर्डर में लिखें जिसमें मैं बता रहा हूँ, राइट। उसके बाद क्योंकि आपके पास ऐसा कोई जॉब का नहीं है तो फिर आपने जो पार्टिसिपेशन किया है एक्टिविटीज में, जो भी पार्टिसिपेशन हुआ एक्टिविटीज में उसको लिखना है आपको। मेन टॉपिक है पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज। पहला है इवेंट ऑर्गेनाइज। अगर आप कॉलेज जाते हैं, आपके इवेंट्स होते रहते हैं, फंक्शंस होते रहते हैं, उसमें अगर कहीं ऑर्गेनाइजिंग टीम में थे, उसका कोई सर्टिफिकेट मिला है तो उसको मेंशन करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉलेज जाइए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कोई आपका फंक्शन होता है, आप टीचर को बोलिए सर हम पार्ट लेना चाहते हैं, हमको इसमें ऑर्गेनाइज करना है, हम आपके साथ ऑर्गेनाइजिंग टीम में रहेंगे। ये आपके लिए फायदेमंद है। कंपनी ये सारी चीजें वैल्यू करती हैं, उनको देखती हैं कि हाँ इसने कहा कितना इंटरेस्ट लिया है। सेकंड टॉपिक है आपका अवार्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, कहीं आपने खेल में, गेम्स में, डांस में, सिंगिंग में कहीं कोई सर्टिफिकेट जीते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करिए। नेक्स्ट है आपका सोशल, यानी सोशली अगर कहीं आप एक्टिव हैं, समाज में आपने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा अचीवमेंट किया है तो उसको आपको मेंशन करना है। एंड द फोर्थ इज चैरिटेबल नेचर, यानी जैसे कोई एड सोसाइटी है, कैंसर एड सोसाइटी है या हेल्प एज इंडिया है, बूढ़ों के लिए आपने कहीं काम किया है, उसको भी लिखिए। ये आपके कैरेक्टर और आपके स्वभाव को बताता है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। देखिए रिज्यूमे और सीवी वो है जो आपकी एब्सेंस में आपकी पर्सनालिटी को बताता है, या जब वहां पे आप होते नहीं हो आपको देख इन्हीं सारी चीजों को जज किया जाता है कि अच्छा इस बच्चे का नेचर इस तरह का है कि वो चैरिटी में भी पार्टिसिपेट इसने किया है। द नेक्स्ट वन इज अदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। आपने अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज की हुई है तो उसको आपको मेंशन करना है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज या जो भी आपने लिखा है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि जो सारे प्रेजेंटेशन आप कॉलेज में हो रहे हैं, आप तो देखते होंगे आपके कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन होते रहते हैं, जो प्रेजेंटेशन आपने बनाए हैं और दिए हैं उनको आपको इसमें मेंशन करना है। एंड द लास्ट इज पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपका आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, लैंग्वेज नोन, हॉबीज और मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस चाहे तो लिखें, ना चाहे तो ना लिखें। कई बार ऐसा होता है कंपनी चाहती है कि हमको शादी वाला बंदा चाहिए, कोई चाहता है कि हमको बिना शादी वाला बंदा चाहिए, तो ये ना लिखें तो भी चलेगा। कई सारे लोग गलती करते हैं, नीचे डिक्लेरेशन लिख देते हैं आई हेयर बाय सो एंड सो, लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं और वही सही है, इसलिए क्योंकि रिज्यूमे में और सीवी में कोई चीज गलत आप नहीं लिखेंगे। सॉरी। और लास्ट में एक वर्ड है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस वो होता है जहां पर आपको कहने का रेफरेंसेस, यानी आपको जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे बात कर लीजिए कि सर मैं आपका रेफरेंस देना चाहता हूँ। रेफरेंसेस के बारे में मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट किसी क्लास में जरूर बता दूंगा, या सर से आप डिस्कस कर लीजिएगा। रेफरेंसेस आपको अलग पेज में बना के देना है। लास्ट में डेट डाल दीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए। आपका एक सिंपल फॉर्मेट है, ये आपको 99% कंपनीज में एप्लीकेबल है, चल जाएगा। ऊपर देखेंगे रिज्यूमे में कहीं रिज्यूमे और सीवी लिखा नहीं होना चाहिए। कई सारे बच्चे गलती करते हैं, ऊपर लिख लाते हैं सीवी और रिज्यूमे। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। टाइम 2 या 3 मिनट का बचा हुआ है। तो रेहान सर अगर आप कुछ बताना चाहते हैं उसके बारे में या कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मुझसे। थैंक यू इमरान जी, काफ़ी आपने जो है टाइम देके बच्चों को काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ बताई है। शुरुआत का जो आपका लेक्चर था वो काफ़ी अच्छा था और जो है हमें भी कई पॉइंट्स जो है अच्छे लगे और बच्चों को भी स्टार्टिंग में पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। देखिए आपने जो लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं और आपको टीचर की रिस्पेक्ट को लेके कॉलेज की लाइफ, कॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ये जो आपकी एजुकेशन लाइन है 24 साल तक एज में जो आपको फोकस करना है जिन चीज़ों पे, वो सब आपसे इमरान सर ने डिस्कस किया है और इनकी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और इसको आप फॉलो करिए। कोई भी गेस्ट लेक्चर कराने का देखिए मकसद ये होता है कि आपको वो कुछ चीज़ें ऐसी मिले जो आपकी लाइफ में जिसका फ़र्क पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको किसी मोड़ पे किसी की बात समझ में आ जाती है तो वो उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो एक दूसरे के की नॉलेज से ही हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। कम्युनिकेशन स्किल आप लोग अपनी अच्छी करिए
और भी सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और जितने भी फाइनल ईयर प्री फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो अपना CV को मेंटेन करें, हम फॉर्मेट भी आपको शेयर कर देंगे। बाकी फ्यूचर में कभी टाइम मिला तो इमरान जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उनको कॉलेज भी बुलाऊंगा, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो टाइम मिला तो आपके लिए एक अलग से लेक्चर अरेंज कराएंगे। तो थैंक यू इमरान जी, आपने काफ़ी टाइम निकाल के लेक्चर बच्चों को दिया। थैंक यू। अब हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक्स टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।